नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण अपडेट की, जो कि संबंधित है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से। जैसा आपको याद ही होगा कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2022 में जारी किया गया था और अलग अलग तिथियों में अलग अलग विषयों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे। तो इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज की डेट यानी 16 मार्च 2023 की नोटिस अभी आप देख पा रहे हैं। और इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है, आपकी परीक्षा संबंधित जो पाठ्यक्रम है और जो एक एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, उसको जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस बार की परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर हम पैटर्न को समझ लेते हैं तो हमारी जो आगे की रणनीति होगी तैयारी करने की, उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कैसे इस परीक्षा की हमें तैयारी करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो 16 मार्च 2023 की नोटिस देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के लिए 36 विषयों के पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन क्रमांक 16 से 51 2022 दिनांक 30 दिसंबर 2022 को आयोग की वेबसाइट www.mppscmp.gov.in पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। विज्ञापन संबंधित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 की परीक्षा योजना एवं समस्त विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो वेबसाइट से जाके आप अपने विषय का पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं, या जो सार्थक क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के भी पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अब चलिए पाठ्यक्रम और पैटर्न की ओर देख लेते हैं। इसमें देखिए लास्ट वाली लाइन जो ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा है, ये आपके एग्जाम से संबंधित नहीं है, तो इस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। तो अब ये आप देख लीजिए दूसरी पीडीएफ पे हम आ गए हैं जो कि आपके संबंधित है परीक्षा योजना से। तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न पत्र होने हैं। एक आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो आपके विषय से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 50 अंक होंगे, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस तरीके से जो प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए, इसमें कुल 50 प्रश्नों के लिए 200 अंक हैं, जबकि आपके सब्जेक्ट के पेपर में 150 प्रश्नों के लिए 600 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो 100 अंक का है। तो इस तरीके से कुल 900 अंक की ये परीक्षा होनी है और इन्हीं 900 अंक पर मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बदलाव क्या हुआ है, तो इस पर अगर नज़र डालें तो जैसा आपको याद होगा कि पिछला विज्ञापन जो कि 2017 में आया था और जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, वह परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और उसमें केवल सब्जेक्ट के प्रश्न थे। जीके पार्ट का जो प्रश्न पत्र है ये पहली बार जोड़ा गया है, तो काफ़ी बदलाव देखने को इस बार मिल सकता है। सब्जेक्ट से केवल काम चलने वाला नहीं है, सेम पैटर्न एक तरीके से अगर आप देखें अन्य परीक्षाओं, मतलब अगर हम यूपी में जो यूपीएचएससी की परीक्षा होती है उससे अगर तुलना करें तो यहाँ पर भी अब आपको जीके देखने को मिलेगा। हालांकि इसके पैटर्न को, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम उस पर भी हम नज़र डालेंगे तो फिर हम देख पाएंगे कि यूपीएचएससी का जो पूरा पैटर्न है जीके का और जो एमपीपीएससी का जीके का पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है, तो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की भी हमने बात कर ली। प्रश्न पत्र योजना यहाँ आप देख लीजिए, परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु की अगर बात कर ले तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय संबंधित प्रश्न पत्र के 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंक होगा। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ABCD विकल्प होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल। और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र की अगर अवधि की बात करें तो 1 घंटा होगी 50 प्रश्नों के लिए, और जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र यानी विषय के प्रश्न पत्र की बात कर लें जिसमें कि 150 प्रश्न आने हैं तो यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, यानी 180 मिनट में 150 क्वेश्चन, पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा की जो मेरिट बनेगी इसमें दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है मेरिट में शामिल होने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा कर लिया 80% और फर्स्ट पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा और इसमें 40% की बजाय अगर 39% भी हो गया, यानी कम रह गया, तो फिर सारी मेहनत बेकार है, मेरिट में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए आप फर्स्ट पेपर को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं।
ठीक है। मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग जन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। तो जो एमपी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग EWS सभी को 10% की परीक्षा में छूट दी जाएगी। मतलब जो यहाँ पे 40% का वेटेज हम लोग ले रहे थे वो उसकी वजह 33% होगा। तो जो एमपी के लोग हैं उन्हीं के लिए छूट है। अन्य स्टेट के लोग जो है उनको पूरा अनरिजर्व की तरह ही यहाँ इस परीक्षा को देना पड़ेगा और नियम अनरिजर्व की तरह ही लागू होंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। इन दोनों भाषा में प्रश्न पत्र होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है 7 नंबर, आप देख लीजिए, बिल्कुल मत कन्फ्यूज होइएगा कि जिस समय परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा उसी समय आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। UPSSC की तरह नहीं होगा कि यहाँ पर जब इंटरव्यू के दौरान आप जाते हैं तभी वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और तब जो है आपका इंटरव्यू लेटर जारी किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी रिजल्ट आता है तो आपको डेट ज़रूर देख लेनी है कि कब तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आयोग में। तो परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण है तो अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्राविधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा उन्हें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार है तो आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच उपरांत अहर पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस अपडेट को आपको ध्यान में रखना है। और साक्षात्कार की बात ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली कि 100 अंकों का होगा। चयन प्रक्रिया के यहाँ पूरा प्रोसेस दिया गया। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए पिछली बार क्या था, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, आप ध्यान दीजिए। इस बार परीक्षा जो है ऑफलाइन होनी है। ठीक है, तो एक ये बदलाव है। प्रथम प्रश्न पत्र जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ठीक है यहाँ बाकी आपत्तियाँ जब आपका परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद आंसर की जाएंगी, उनका ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, तो कुछ भी नया नहीं है। और जो आगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। देखिए हर पॉइंट में नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है जीके का जो पाठ्यक्रम, उस पर हम आते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए डिस्कस करना। तो देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है प्रथम प्रश्न पत्र का, इसमें कुल 5 इकाई हैं। जो मैंने स्टडी की कुल 5 इकाई हैं। और पहली इकाई मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। आप में से जिन लोगों ने MPPSC के थ्रू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो परीक्षा आती है, अगर आप में से किसी ने उसकी तैयारी की थी तो वो उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये जीके का पार्ट है वो काफ़ी मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा इसमें कर पाएंगे। ठीक है, सेम पाठ्यक्रम लगभग वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो पहली जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। अमूमन देखिए अगर उत्तर प्रदेश को हम एग्ज़ाम को छोड़ के अन्य किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो हमने ये पाया कि वहाँ स्टेट को के जीके को बहुत वरीयता दी जाती है, केवल यूपी को छोड़ के। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार को भी ये सलाह रहेगी कि उनको भी अप्लाई कर देना चाहिए। भाई जब दूसरे स्टेट के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करने में क्या जाता है। यहाँ यूपी के जो स्टेट के कैंडिडेट उनको लाभ होगा। खैर एज ए स्टूडेंट अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो तैयारी करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश आपको देखने, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। और तो हम लोग ये पहुँच गए थे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। और देखिए मध्य प्रदेश तो आपको हर लाइन में मिलने वाला है, एक दूसरे छोड़ के और ICT को छोड़ के। तो मैं थोड़ा सा ये भी आप डिमोरलाइज मत होइएगा जो मैं कह रहा हूँ। आपको अपने मनोबल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का एग्ज़ाम निकलता है, अदर स्टेट का भी निकलता है, लेकिन केवल हम यूपी सरकार को ही नहीं हम सलाह देना चाहेंगे। हमारी सरकार सलाह तो जो MP और राजस्थान में जैसा होता है, मैं वहाँ की सरकार को भी सलाह देना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश एक बड़े भाई की तरह अपने पाठ्यक्रम को सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू कर सकते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र का अभ्यर्थी जो है, किसी भी राज्य का अभ्यर्थी यहाँ पर आसानी से आके पेपर दे सकते हैं और ज़रा भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को फोकस किया गया है। तो उन लोगों को भी यहाँ अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए। वहाँ की सरकार को भी मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा इसमें सुधार करें, क्योंकि अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी होते हैं, सभी भारत के नागरिक हैं।
खैर ये उनको डिसीजन लेना सरकार का काम है। आप लोग बिल्कुल मत डिमोरलाइज हुई, तैयारी कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के वन, पर्यटन तथा पर्वत तथा नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। देखिए जब आप उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न आप पढ़ते हैं जीके पार्ट में, तो वहाँ पर भारत का सामान्य भूगोल है, ना कि उत्तर प्रदेश का सामान्य भूगोल। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा बर्डन कम रहता है और अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगता है। और केवल जब एक ही स्टेट का हम बार बार नाम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा माइंड में पिंच करता है। खैर, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था यानी राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। तो सिंपल आप करंट आप पढ़ते ही आपको यहाँ पर एमपी का करंट थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन मुझे याद है कि राजस्थान का जीके के एक पेपर का मैंने शायद एनालिसिस किया था, और वहाँ पर मैं जब जीके का मैंने शायद वो वीडियो भी अपलोड होगा सार्थक क्लासेस में, तो बिल्कुल गली कूचे का जो होता है ना करंट अफेयर्स, वो पूछा गया था। तो आई होप कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आखिर 5वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत अच्छे से वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को सार्थक क्लासेस में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस पाठ्यक्रम को भी देखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो और कवर किया करने का प्रयास किया जाएगा। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स। थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी में जो यूपीएससी का आईसीटी है उसे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और तैयार करने की ज़रूरत होगी, कुछ एडिशनल यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो खैर ये पाठ्यक्रम है, 5 यूनिट है इसमें, और इसके अतिरिक्त आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी जो डाउनलोड किए, ये सिलेबस है राजनीति, ये किसका है, ये सॉरी इंग्लिश में भी, हिंदी के बाद इंग्लिश में भी दिया है। तो जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं वो भी आप यहाँ पे अपना पाठ्यक्रम देख सकते हैं। सेम इंग्लिश में जीके का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप डाउनलोड करेंगे ना जीके के साथ ही उसके नीचे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे मैंने राजनीति विज्ञान का डाउनलोड किया है, तो ये इकाई वाइज यहाँ सारा कुछ दिया गया है। हालांकि सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना समय नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर पहले जीके का आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम होगा। तो वेबसाइट से भी आप उपलब्ध डाउनलोड कर सकते हो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया जाए। तो सेम यहाँ पे सब्जेक्ट में भी आपको पहले हिंदी में मिलेगा और फिर इंग्लिश में आपका पाठ्यक्रम मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट तो सेम रहता है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जीके में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि एडिशनल आपको टाइम देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बिना फोकस के जो है मुझे लगता है कि जो अदर कैंडिडेट है अदर देन द एमपी स्टेट, ठीक है, वो जीके में शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता अवश्य मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। आप लोग जैसे योग्य अभ्यर्थी और मेहनती अभ्यर्थी हैं सभी लोग, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस पूरी कड़ी में हम और भी प्रयास करेंगे कि जो भी हम मदद कर सकें आपकी, हम मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक आपने जुड़े तो आप ज़रूर जुड़ जाइए आने वाले अपडेट को प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।